गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइग्रेशन इन फिश के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने माइग्रेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्केल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस के आधार पर फिश के माइग्रेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने रिक्रूटमेंट माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन किसे कहते हैं, जुवेनाइल माइग्रेशन किसे कहते हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के से इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग माइग्रेशंस के टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स और ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन के आधार पर और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड। आप बच्चों यहाँ थोड़ा सा कर लेंगे, नीड के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एलिमेंटल माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन क्या होता है, दिस इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का माइग्रेशन है। एलिमेंटल माइग्रेशन किसके लिए होता है, स्पेशली फॉर फूड एंड वाटर के लिए होता है ना, भोजन के लिए और वाटर के लिए। क्योंकि जब एक ही स्पीसीज एक ही हैबिटेट में रहने लगता है तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ जो फूड रिसोर्सेज हैं बिकम एग्जॉस्टेड। वहाँ जो फूड रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, गेट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से एक्सट्रीमली रिड्यूस होने लगते हैं, लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ फूड रिसोर्सेज ड्रॉप होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, रिड्यूस्ड होने लगते हैं, वहाँ ये क्या करते हैं, उस स्थान से माइग्रेट करके वो अभिगमन करके किसी दूसरे स्थान पर न्यू फूड रिसोर्सेज की ओर वो चले जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, चूँकि जो फिशेस होते हैं बच्चों, ये बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं। चूँकि जो वाटर का डेंसिटी होता है वो एयर की डेंसिटी से 800 गुना ज़्यादा होता है। वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को छान कर लेना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो फिशेस क्या करती हैं, हर समय फ्रेश वाटर को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ ऑक्सीजन पेनेट्रेट करके पहुँचेगा और उतना ही फ्रेश ऑक्सीजन वो ले पाएंगे। सपोज दैट अगर मान लीजिए पानी कम हो गया, तो जब पानी कम हो जाएगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहेंगी, तो मछलियों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर वो एक दूसरे के लिए इनसफिशियंट हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाएगा। तो पानी की कमी में भी, अगर पानी का मात्रा कम हो रहा है तो भी वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर, जहाँ वाटर ऑक्सीजन रिच वाटर होता है वहाँ वो मूव कर जाते हैं, जिससे उनको फ्रेश ऑक्सीजन डिजॉल्व कंडीशन में वाटर से आसानी से मिल जाए। क्योंकि हम लोग ड्राई एयर लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स एमएमएस होते हैं बच्चों, वो ड्राई एयर को लेते हैं। तो ड्राई एयर का डेंसिटी डिजॉल्व वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी से बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन में डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेना बहुत कठिन होता है, तो फिश के लिए वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही इसमें कहा गया है कि फूड, अगर भोजन की कमी हो जाती है, अगर वहाँ भोजन के रिसोर्सेज डाउन होने लगते हैं, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके अपने न्यू प्लेस की ओर चले जाते हैं। या पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ भी वो क्या करते हैं, उस स्थान से वो माइग्रेट करके किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन रिच वाटर मिल जाता है, फ्रेश वाटर उनको मिल जाता है और अबंडेंट मात्रा में वाटर मिलता है, तो वहाँ वो माइग्रेशन कर जाते हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम एलिमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, गैमेटिक माइग्रेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। गैमेटिक माइग्रेशन क्या होता है, ये ब्रीडिंग सीजन में होता है फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये क्या करते हैं, केवल अपने रिप्रोडक्शन पर्पज को पूरा करने के लिए, अपने प्रजनन को पूरा करने के लिए वहाँ क्या करते हैं, वो माइग्रेटरी फिशेस वो गैमेटिक माइग्रेशन करते हैं। अगला है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। इट इज़ टू सिक्योर्स मोर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ये अपने एडाप्टिव क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, जो इनके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है, अनुकूल एडाप्टिव कंडीशन के लिए, जहाँ इनका सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ ये माइग्रेट करके चले जाते हैं। क्योंकि फिश के लिए हैबिट, अर्थात इनको एक अच्छे हैबिटेट की तलाश होती है जहाँ ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए, जहाँ इनके लिए एडाप्टेशन बहुत अच्छा से होता है, वहाँ ये चले जाते हैं। तो अपने सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के सर्च के लिए ये जब अभिगमन करते हैं, तो इस प्रकार के अभिगमन को हम क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। अगला जो है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहे, अर्थात उसको बैलेंस करने के लिए
वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, अभिगमन करते हैं। तो जब ये ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन करते हैं तो वो किसके लिए होता है? फॉर द पर्पज ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर द वाटर एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के बीच में जो एक इम्बैलेंस बना रहता है उसको ये बैलेंस करने के लिए, उसमें इक्विलिब्रियम, एक साम्य स्थापित करने के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन कहते हैं। आइए हमें देख लेते हैं टाइप्स, मेथड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के मेथड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से माइग्रेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। पहला जो है बाय ड्रिफ्टिंग माइग्रेशन, वो पहला क्या है? बाय ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट के द्वारा। तो होता क्या है? फिशेस आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। इसमें जो फिश होते हैं बच्चों, इनका माइग्रेशन पैसिवली होता है, अर्थात विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ये अपना खुद का एनर्जी नहीं लॉस करते हैं। क्यों नहीं लॉस करते हैं? क्योंकि वाटर करंट के साथ जिधर जल की धारा होती है उसी धारा के साथ वो बह जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी लग रहा है वो किसका लग रहा है? वाटर करंट का लग रहा है। तो जल की धारा के साथ बह जाते हैं ये, तो वहाँ इनको अपना खुद का एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो मेथड्स होता है इसको हम बाय ड्रिफ्टिंग माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो फिशेस आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। इसमें फिश क्या होते हैं? वाटर करंट के साथ बह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, इसीलिए इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। अर्थात बहाव के साथ जा रहे हैं, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बह रहे हैं। तो वाटर करंट के साथ विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, जब वो अपना खुद का एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस कहेंगे। अर्थात पैसिवली, जहां हम अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं तो उसको हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिवली। तो यहां क्या कहा जा रहा है? ये पैसिवली। क्या कहा जा रहा है? पैसिवली। फिशेस आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, अर्थात ये विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, अपना खुद का एनर्जी बिना लॉस किए वाटर करंट के साथ बहते हैं। तो इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। मे रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये एक प्रकार का एक दिशात्मक अभिगमन होता है ना। कैसा होता है? दिशात्मक अभिगमन, अर्थात जिस एरिया में या जिस दिशा में वाटर करंट बह रहा होगा, जिस दिशा में जल की धारा जा रही होगी, फिशेस उसी धारा में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो अपना एनर्जी तो लगा नहीं रहे हैं। तो जिस दिशा में वाटर करंट होता है उसी दिशा में वो बह जाते हैं। तो इस प्रकार का माइग्रेशन कैसा होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल माइग्रेशन कहलाता है ना। दूसरा क्या होता है? रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। दूसरा है रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। देखिए, रैंडम इन डायरेक्शन, ये किसी भी दिशा में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिधर वाटर का करंट हो उधर, अर्थात ये किसी भी दिशा में मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसमें यहाँ एक्टिव प्रोसेस करना पड़ेगा, अर्थात इनको खुद का एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जल की धारा के साथ नहीं जाते हैं, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। लीड टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस और टू एन एग्रीगेशन, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, अर्थात ये चारों दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिधर वाटर का करंट जा रहा है उधर ही मूवमेंट करते हैं, ये हर एक दिशाओं में मूवमेंट कर जाते हैं। तो इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अर्थात समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। हर एक जगह यहाँ क्या देखने को मिलता है? अभिगमन देखने को मिलता है। और ये कुल मिला के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही भी होता है, क्योंकि चारों दिशाओं में घूमकर ये वाटर अर्थात फूड रिसोर्सेज को तलाश करते हैं। जब एक ही दिशा में बहाव होता है बच्चों, तो वहाँ भी जाकर कहीं ना कहीं जीवन संघर्ष हो जाता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा होता है कि जहाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चारों तरफ फैल जाते हैं, वहाँ इनको फूड के रिसोर्सेज बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो जहाँ रैंडमली क्या होता है बच्चों? रैंडम इन डायरेक्शन, अर्थात किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको हम रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट कहते हैं। और ये क्या होता है? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, है ना। अगला जो है ओरिएंटल या स्विमिंग मूवमेंट, ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये क्या होता है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर पहले की हम बात करें, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, अर्थात जिधर सोर्स ऑफ स्टिमुलस होता है, जिधर इनके फूड रिसोर्सेज होते हैं, उस स्टिमुलस से उसी की तरफ या उससे अगेंस्ट ये जाते हैं, अर्थात एक डायरेक्शन। कुल मिला के इनको क्या कह सकते हैं? सोर्स स्टिमुलस के टूवर्ड्स या उसके अवे ये क्या करते हैं? जाते हैं। तो ये क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही हुआ, अर्थात पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे सोर्स ऑफ स्टिमुलस के तरफ जाएंगे या सोर्स ऑफ स्टिमुलस के अगेंस्ट आएंगे, लेकिन केवल और केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। दूसरा क्या है? एट सम एंगल टू द इमेजिनरी लाइन रनिंग बिटवीन देम एंड द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, अर्थात जिधर ये जो माइग्रेटरी फिशेस हैं उनसे और सोर्स ऑफ स्टिमुलस के बीच में एक एंगल बना रहता है, अर्थात सोर्स ऑफ स्टिमुलस और माइग्रेटरी फिशेस के बीच का जो एक इमेजिनरी लाइन है उससे कुछ एंगल बनाकर अगर वो मूवमेंट करते हैं, एक कोण बनाकर अगर मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक प्रकार का एंगल, अर्थात कुल मिला के ओरिएंटल स्विमिंग मूवमेंट हो रहा है। जो दूसरे का है कि
सोर्स ऑफ स्टिमुलस और माइग्रेटरी फिशेस के बीच में एक एंगल बन जाता है, एक कोण बन जाता है। तो कुल मिला के वो एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछी, अर्थात कुल मिला के एक इटैलिक कंडीशन में मूवमेंट करते हैं। ठीक, आइए अगर हम देखते हैं माइग्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अभी हम लोगों ने देखा माइग्रेशन बेस्ड ऑन द नीड्स, अर्थात माइग्रेशन नीड्स की आवश्यकताओं के आधार पर माइग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा। अब दूसरा हम देख रहे हैं ड्यूरेशन के आधार पर माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्यूरेशन के आधार पर माइग्रेशन क्या है, पहला डेली माइग्रेशन, जिसको कहें मेनली फॉर द फूड गैदरिंग, अर्थात भोजन की तलाश के लिए, फॉर द सर्च ऑफ द सोर्स फूड रिसोर्सेज के लिए, अगर फूड रिसोर्सेज की तलाश के लिए मूवमेंट करते हैं तो इस प्रकार का माइग्रेशन जो होता है डेली माइग्रेशन कहलाता है। क्योंकि बच्चों जो माइग्रेटरी फिशेज होती हैं वो अपने भोजन की तलाश में प्रतिदिन जाती हैं, अर्थात अपने नेटिव प्लेस से फीडिंग रिसोर्सेज की तरफ, और फिर वहाँ से फिर अपने नेटिव प्लेस पर चले जाते हैं। तो इनका डेली का माइग्रेशन होता है, और ये किसके लिए होता है, फॉर स्पेशली फॉर द फूड, भोजन के लिए। दूसरा क्या है, एनुअली। तो एनुअल माइग्रेशन क्या होता है, मेनली फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो जो ये अपने जो एनुअल माइग्रेशन करते हैं, साल में एक बार माइग्रेशन करते हैं बच्चों, ये स्पेशली फॉर द रिप्रोडक्शन, अर्थात ये ब्रीडिंग सीजन में होता है, और ये अपने किस पर्पज की तलाश में जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अर्थात एग ले करने के लिए वो जाएंगे, और फिर एग ले करने के बाद फिर अपने नेटिव प्लेस पर चले आते हैं, है ना। तो इनका फीडिंग प्लेस अलग होता है और स्पॉनिंग प्लेस अलग होता है। तो फीडिंग प्लेस से स्पॉनिंग प्लेस की ओर जब वो जाते हैं तो इस प्रकार का माइग्रेशन कैसा होता है, एनुअल माइग्रेशन कहलाता है। ठीक, अगला क्या है, जनरेशनल। पेरेंटल माइग्रेट टू द रिलीज एग एंड डाई, देयर यंग वंस माइग्रेट्स बैक टू देयर पेरेंट्स होम्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एक जनरेशन की बात हो जाती है, अर्थात जो माता पिता होते हैं, पेरेंट जो होते हैं, वो अपने फीडिंग प्लेस से स्पॉनिंग एरिया में जाते हैं, स्पॉनिंग ग्राउंड्स पर जाते हैं, वहाँ वो एग ले करते हैं, अंडे देकर वो फिर रिटर्न अपने नेटिव प्लेस पर चले आते हैं, और फिर जब वो अंडे वहाँ दे देते हैं स्पॉनिंग एरिया में, स्पॉनिंग ग्राउंड पर, तो अंडे अपने आप हैच करके फिर वो पुनः अपने पेरेंट के होम पर चले आते हैं। क्या इट इज अ टाइप ऑफ द इन्नेट एनिमल बिहेवियर। बच्चों ये एक प्रकार का इन्नेट एनिमल बिहेवियर होता है विच इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स, जो जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है, अर्थात कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो सीधे जीन्स के माध्यम से हमारे माता पिता से हमको मिले होते हैं, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया था कि लर्निंग जो होती है बच्चों, यहाँ हम आकर कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ हमको गॉड गिफ्टेड मिली होती हैं जिनको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जीन्स के माध्यम से हमारे माता पिता के द्वारा मिला होता है। तो जिस प्रकार से एनिमल्स में ह्यूमंस में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत रोता है, हंसता है, तो ये सब फीडिंग के लिए अपने क्या कहता है, फीडिंग के लिए अपना मुंह खोलता है। तो ये सब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द इन्नेट एनिमल बिहेवियर। तो इसी प्रकार से मछलियों में भी होता है कि जो ये माइग्रेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये एक इन्नेट एनिमल बिहेवियर है जो किसके द्वारा मिलता है, डीएनए के द्वारा, अर्थात जीन्स के द्वारा मिला हुआ होता है। तो यही कहा गया है कि उनके पेरेंट्स तो चले जाते हैं अपने फीडिंग ग्राउंड से, स्पॉनिंग ग्राउंड से, वहाँ वो एग ले कर देते हैं, अंडे दे देते हैं, और अंडे देकर पुनः वो अपनी फीडिंग ग्राउंड पर चले आते हैं। लेकिन जब वहाँ अंडे जो होते हैं वो अपने आप हैच करके उनके जो लार्वा होते हैं बच्चों, वो जुवेनाइल माइग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, जुवेनाइल माइग्रेशन करते हैं, और वो जीन्स के माध्यम से उसी वे का, अर्थात जिस रास्ते से उनके माता पिता गए हैं उसी को फॉलो करते हुए फिर अपने पेरेंटल होम पर चले आते हैं। ठीक, तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सलमान में एंड इल में, जो अटलांटिक इल होती हैं या फिर अमेरिकन इल होती हैं, जिसको हम एंगुला कहते हैं, और दूसरा सलमान, इन सब में ये जुवेनाइल माइग्रेशन देखने को मिलता है, अर्थात वो जनरेशनल माइग्रेशन वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के पैटर्न कौन, पहला है पोटाइमोड्रोमस माइग्रेशन, दूसरा है ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन, तीसरा है डायाड्रामस माइग्रेशन। डायाड्रामस माइग्रेशन बच्चों फिर 3 भागों में डिवाइड होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन एज वेल एज द एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोटाइमोड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है। Fishes living in the fresh water generally show upstream migrations of adults for spawning and spent fish return downstream to the feeding area। ये क्या होता है बच्चों, पोटाइमोड्रोमस माइग्रेशन जो होता है ये विद इन द फ्रेश वाटर में ही होता है, अर्थात फ्रेश वाटर के फिशों का माइग्रेशन फ्रेश वाटर में ही होता है ना। जैसा कि आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम ट्रू माइग्रेटरी फिशेस कहते हैं, वो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में, मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में, अर्थात अपने इनहैबिट को, अपने हैबिटेट को बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी माइग्रेटरी
माइग्रेटरी फिशेज होती हैं जो अपने ही हैबिटेट में अर्थात वो हैबिचुअल हो जाती हैं, आदतन हो जाती हैं एक ही जगह रहना। जैसे फ्रेश वाटर की मछलियां जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं, और मेरीन फिशेज जो होती हैं वो मेरीन फिशेज में रहना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाती हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए फ्रेश वाटर की फिश है कोई और वो आदतन फ्रेश वाटर में ही रहना पसंद करती है, अगर उसको हम एकाएक उठा के मेरीन फिश में रख देंगे बच्चों, तो वो तुरंत अल्टीमेटली क्या कर जाएगी? डाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से वो एडाप्टिव नहीं होगा, उसके लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। इसी प्रकार से मेरीन फिशेस, अगर वो मेरीन फिशेस में रहने के लिए हैबिचुअल है, आदतन है, अर्थात उसी में रहना पसंद करती है, और एकाएक अगर हम ओशियन वाटर से निकाल कर उसको फ्रेश वाटर में रख देंगे तो वहाँ भी क्या होगा? ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एडाप्टिव नहीं है। ठीक, तो ट्रू माइग्रेटरी फिशेस वो होती हैं जो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर और मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं। ठीक, तो लेकिन ये क्या है, यहाँ पोटेमोड्रामस माइग्रेशन में कुछ ऐसी बातें हैं कि फिशेस लिविंग इन द फ्रेश वाटर जनरली, ये जो होती है जनरली फ्रेश वाटर में ही निवास करती हैं। सो अपस्ट्रीम माइग्रेशंस ऑफ अडल्ट, जिसमें अडल्ट क्या करते हैं, वो अपस्ट्रीम माइग्रेशन करते हैं फॉर स्पामिंग, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर के एक हैबिटेट से ये दूसरे हैबिटेट को चले जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में ही जाएंगे और फिर अंडे देने के बाद स्पेंट फिशेस रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द फीडिंग एरिया, और फिर वो अंडे देने के बाद फिर अपने कहाँ चले जाते हैं? फीडिंग एरिया में चले जाते हैं। तो कुल मिला के इनका स्पामिंग एरिया दूसरा होता है और फीडिंग एरिया दूसरा होता है। अडल्ट जो होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर ही वो मूवमेंट करके स्पामिंग एरिया में चले जाएंगे, एग ले करने के बाद फिर वो डाउन स्ट्रीम के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? अपने फीडिंग एरिया में चले जाते हैं। लेकिन इनका होल माइग्रेशन कहाँ होता है? विद इन द फ्रेश वाटर फॉर्म में ही होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? कैटफिश आता है, ट्राउट आता है और क्लोपिड्स, है ना। कैटफिशेस, ट्राउट्स एंड क्लोपिड्स की अगर हम बात करें तो ये पोटेमोड्रामस माइग्रेशन करते हैं, जिनका माइग्रेशन विद इन द फ्रेश वाटर करेंट्स के अंदर ही होता है, फ्रेश वाटर फॉर्म में ही देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्या है? ओशिनोड्रामस। Many marine fishes species travels long distance in the sea and visit specific areas such as the spawning area, nursery area, feeding area, winter area, etc. बहुत सारी ऐसी marine fishes होती हैं जो habitual होती हैं marine fishes के अंदर ही रहना, तो वो long distance travel करती हैं, लेकिन कहाँ? within the sea water, अर्थात समुद्र के अंदर ही वो travel करती हैं for किसके लिए? and visit specific area, और वो specific area की तलाश करती हैं। कहाँ कहाँ? अर्थात वो spawning area, एक जगह जाएंगी तो वो अंडा देती हैं, फिर अंडे हैच करके वो नर्सरी एरिया में चले जाते हैं, फिर वो नर्सरी एरिया के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो अपने फीडिंग एरिया अर्थात भोजन की तलाश के लिए फीडिंग एरिया में जाते हैं, और अल्टीमेटली जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होता है, तो वो फिर विंटर एरिया में गमन करते हैं। तो इनका अभिगमन अलग अलग लोकेशन पर होता रहता है, अर्थात स्पामिंग एरिया अलग होता है, नर्सरी एरिया अलग होता है, फीडिंग एरिया अलग होता है, विंटर एरिया अलग, लेकिन सबका अभिगमन इनका अगर होगा भी तो समुद्र के अंदर ही होता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इनमें जो एग्जांपल्स हैं, जो फिशेस आती हैं, वो हेरिंग्स हैं, कॉड फिश है ना, प्लूरोनेक्टस है और थुन्नास। ये सब जितनी भी फिशेस हैं, जितनी भी ये कौन सी फिशेस हैं? ये मेरीन फिशेस हैं जो मेरीन हैबिटेट में ही रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभिगमन करती हैं। तो इस प्रकार के अभिगमन को, इस प्रकार के माइग्रेशन को हम ओशिनोड्रामस माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, अर्थात माइग्रेशन ऑफ द फिश विद इन द ओशियन वाटर, विद इन द सी वाटर। जब सी वाटर के अंदर ही अभिगमन होता है तो उसको हम ओशिनोड्रामस माइग्रेशन कहते हैं। अब देखिए ये इनका पैटर्न ऑफ मूवमेंट दिखाया गया है कि ये देखिए कि ये जो ओशिनोड्रामस फिशेज होती हैं, इनका स्पॉमिंग एरिया ये होता है, फिर इसके बाद ये नर्सरी एरिया चले जाते हैं, फिर इनका फीडिंग एरिया होता है, फिर ये विंटर एरिया में। इस प्रकार से ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और पूरे साल भर ये अपने पर्पज के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? अभिगमन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? ओशिनोड्रामस माइग्रेशन कहते हैं। और ये जो आप फ्लोचार्ट देख रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ओशिनोड्रामस फिश माइग्रेशन, है ना। आइए अगला हम देखते हैं डायड्रामस माइग्रेशन क्या होता है। दीज आर ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस, ये ट्रू माइग्रेटरी फिशेस होती हैं दैट माइग्रेट्स बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर, जिनमें जो अभिगमन होता है बच्चों, माइग्रेशन होता है, वो सी वाटर से फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर से सी वाटर, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं, बदलते हैं, है ना। क्यों? और यही सही भी है, क्योंकि मैंने बताया कि जब ये फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में जाएंगे और मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाएंगे तो दोनों के इनहैबिट से ये क्या होते हैं? परिचित होते हैं। दोनों के इनहैबिट से परिचित होने की वजह से इनमें ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक इम्बैलेंस नहीं आने पाता है। अर्थात इनको चाहे आप फ्रेश वाटर में रख सकते हैं, वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, या फ्रेश वाटर से उठाकर मेरीन वाटर में ले जाएंगे तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक हैबिट बन गया है, एक आदत अब बन चुका है दोनों जगह आने जाने का, तो उनके अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस नहीं होने पाता है। अर्थात इक्विलिब्रियम, एक साम्य स्थापित हो जाता है दोनों के बीच में, और वो उनके लिए एडाप्टिव कंडीशन बन जाता है, सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही कहा गया है कि दीज आर ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस, ये ट्रू माइग्रेटरी फिशेस होते हैं दैट माइग्रेट्स बिटवीन द सी वाटर एज वेल एज द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर से सी वाटर और सी वाटर से फ्रेश वाटर में घूमते रहते हैं। एंड आर ऑफ दी 3 टाइप्स, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनाड्रामस माइग्रेशन। पहला क्या होता है बच्चों? एनाड्रामस माइग्रेशन। व्हेन फ्रेश वाटर फिश एग्जिबिट्स माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉमिंग एरिया फ्रेश वाटर टू द फीडिंग एरिया ओसे। अच्छा बच्चों, अगर हम ये बात करें, एनाड्रामस माइग्रेशन एक्चुअली जो होते हैं ये सी वाटर में रहते हैं, अर्थात इनका अधिक समय कहाँ गुजरता है? सी वाटर में, समुद्र में। अर्थात इनका हैबिट अगर हम देखें तो इनका जो फीडिंग ग्राउंड होता है वो सी होता है, अर्थात सी वाटर इनका फीडिंग ग्राउंड होता है, अर्थात ये ओशियन में पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉमिंग के लिए, अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? यहाँ देखिए दिया गया है कि स्पॉमिंग एरिया इनका क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। स्पॉमिंग एरिया इनका फ्रेश वाटर होता है, और इनका फीडिंग एरिया क्या होता है? ओशियन होता है। तो फीडिंग एरिया को हम नेटिव प्लेस कर सकते हैं, नेटिव एरिया कर सकते हैं, अर्थात वहाँ ये रहते हैं। तो ज़्यादा समय इनका समुद्र में बीतता है, लेकिन अपनी ब्रीडिंग सीजन के समय, अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये गैमेटिक माइग्रेशन करते हैं, जो क्या करते हैं कि समुद्र से ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और फ्रेश वाटर में अंडे देने के बाद ये रिटर्न बैक हो जाते हैं। कहाँ? अपने नेटिव प्लेस पर, अपने फीडिंग प्लेस पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो माइग्रेशन पाए जाते हैं किस प्रकार के फिश में पाए जाते हैं? ये आपको सलमान फिश में देखने को मिलेगा, ब्राउन स्टाउट में देखने को मिलता है, पेट्रोमाइजान में, एंड गैस्ट्रोस्टियस में इस प्रकार का माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जो एनाड्रामस माइग्रेशन होता है ये एक्चुअली सी वाटर में रहते हैं, अर्थात ये मेरीन फिशेस होती हैं। लेकिन मेरीन फिशेस अर्थात जहाँ ये समुद्र में रहती हैं, इनका फीडिंग प्लेस होता है। लेकिन फीडिंग प्लेस के बाद जब उनको अंडा देना होता है, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो स्पॉमिंग के लिए अर्थात इनका जो स्पॉनिंग ग्राउंड होता है वो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। अंडे देने के बाद ये रिटर्न बैक हो जाते हैं अपने फिर फीडिंग ग्राउंड पर, है ना। तो इस प्रकार का माइग्रेशन किस में देखने को मिलता है? सलमान में, ब्राउन स्टाउट में, पेट्रोमाइजान और गैस्ट्रोस्टियस में देखने को मिलता है। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं डायड्रामस माइग्रेशन क्या होता है, कैटाड्रामस माइग्रेशन क्या होता है? फिश विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द फ्रेश वाटर, ऐसी मछलियां जो अपने लाइफ का अधिकांश समय फ्रेश वाटर में बिताती हैं, अर्थात इनका फीडिंग ग्राउंड क्या होगा? इनका फीडिंग ग्राउंड फ्रेश वाटर होता है। बट रिटर्न्स टू द ओशियन फॉर स्पॉमिंग एंड कॉल्ड एज द कैटाड्रामस। और लेकिन ये स्पॉमिंग एरिया जो होता है, इनका स्पॉमिंग ग्राउंड होता है, जो अंडे देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? ये सी वाटर में चले जाते हैं। अर्थात इनका अधिक समय जो फीडिंग एरिया होता है इनका फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ये जब अडल्ट हो जाते हैं तो स्पॉमिंग के लिए अपना स्पॉनिंग ग्राउंड जो ये चूज करते हैं वो क्या होता है? वो सी वाटर होता है, अर्थात ओशियन में चले जाते हैं। और फिर अंडे देने के बाद क्या होता है बच्चों? इस प्रकार कैटाड्रामस माइग्रेशन में एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये इल में पाया जाता है, अर्थात जो अमेरिकन इल होती है या फिर अटलांटिक इल होती है, जिसको हम एंगुला कहते हैं बच्चों, इनमें ये कैटाड्रामस माइग्रेशन देखने को मिलता है। ये जो पेरेंट जाते हैं वो अपना अंडा देते हैं समुद्र में, और फिर वो फ्रेश वाटर में आ नहीं पाते हैं, रास्ते में ही वो मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो उनके जो हैस्ट एक्स होते हैं, जो उनके एक्स जो हैचिंग करते हैं, तो उनके लार्वा क्या होते हैं बच्चों? इनेट एनिमल बिहेवियर के द्वारा, अर्थात वो जो उनके माता पिता के द्वारा, जीन के द्वारा डिटरमाइंड, जो जीन के द्वारा उनको एक हैबिट मिला हुआ है, तो वो उसी के माध्यम से अपने माता पिता के रास्ते को फॉलो करते हुए अपने नेटिव प्लेस पर पहुंच जाते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? एंगुला में, अर्थात इल में, जो अमेरिकन इल या अटलांटिक इल होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कैटाड्रामस माइग्रेशन में। माइग्रेशन के समय बच्चों इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, जैसे ये क्या करते हैं, जो ये अपना भोजन बंद कर देते हैं, स्टॉप फीडिंग, अर्थात भोजन करना बंद करते हैं। जब ये माइग्रेशन करते हैं, इनके माता पिता माइग्रेशन करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए, तो उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्टॉप फीडिंग, भोजन करना बंद कर देते हैं, और इनका जो कलर होता है, इनके बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। और ये क्या होते हैं? इनमें जो गैमिट होते हैं वो क्या होते हैं? जो गोनट्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, तो इनके जो गोनट्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इट इज सम टाइप्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच अकर्स इन द पेरेंट, इनके माता पिता में वो पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ द माइग्रेशन के समय। अगला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो एम्फीड्रामस माइग्रेशन है। डायाड्रामस
डायड्रामस फिशेस माइग्रेट्स फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर टू सी और वाइस वर्सा। एम्फीड्रामस क्या होता है कि कुछ ऐसे डायड्रामस फिशेस होती हैं जो माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर से सी वाटर एंड सी वाटर से फ्रेश वाटर, है ना, अर्थात दोनों तरफ वो माइग्रेशन इनका होता रहता है। और किसके लिए? देयर पर्पज इज नॉट फॉर ब्रीडिंग, अर्थात इनका पर्पज कोई ब्रीडिंग के लिए नहीं होता है, अर्थात ये बिना आवश्यकताओं के लिए, अर्थात इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पज नहीं है, केवल इनका ये हैबिट है कि फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में जाना और मेरीन वाटर से फिर फ्रेश वाटर में आना। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को ये इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ द डायड्रामस माइग्रेशन, और इसको हम एम्फीड्रामस माइग्रेशन कहते हैं, जो गोबीज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? गोबीज में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप्स को देखा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इनके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके माइग्रेशन को, फिश के माइग्रेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ कारक को हम जानेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनको भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।